हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के बारे में और ये आपका पार्ट नंबर 4 है। मतलब आप इसके 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। उन 3 पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक के बारे में आपको बता दिया है। इसका मतलब ये है आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 के साथ शुरुआत करेंगे और 12 के बाद 13, 14 ऐसे ही हम क्वेश्चन आपको बताते हुए चले जाएंगे। फिर डिपेंड होगा कि टाइम कितना ज़्यादा हो रहा है और उसके आधार पर हम क्वेश्चन को आगे आपको बताते रहेंगे। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। और जितने लोगों ने वो पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस आप पिछली वाली कवर कर लीजिए ताकि आपको ये क्लास बहुत बेहतर समझ में आए। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है क्लास को समझने में तो आप हमारे नंबर पर हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। हमारी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से, मतलब कोई 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और उसके शिखर से देखा जाता है तो एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम आपको पूरा शुरुआत से अच्छे से बताएंगे। तो देखिएगा, कह रहा है कि एक भवन है और वो भवन कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा है। तो ये हमने क्या कर दिया है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना दिया है। इस भवन के शिखर से किसी टावर के शिखर को देखा जाता है कि मतलब कोई केबल टावर है उसके शिखर को देखा जाता है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग यहाँ देखते हैं। अब यहाँ से जब यहाँ देख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। लेकिन अब बात यह है कि उन्नयन कोण, क्या ये पूरा कोण उन्नयन कोण होगा? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो क्षैतिज होगा आपका, मान लीजिए हम भवन के ऊपर खड़े हैं और वहाँ से हम देखते हैं किसी मीनार को, तो हमारी आंखों के सामने ये एक रेखा है और यहाँ से हम अपनी नज़र को ऐसे उठाकर देख रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि जब आपका भवन यहाँ से आप देखते हैं तो ये एक आपका क्षैतिज हो गया है, सीधी रेखा हो गई है। यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप पूरा कोण जो है उन्नयन कोण नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? आपका 60 डिग्री है। मतलब ये 60 डिग्री हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, यहीं से हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं, नीचे देखते हैं तो ये इसका पाद बिंदु हो गया, इसका अवनमन कोण। मतलब यहाँ से जब नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। पहले भी बता रखा था कि जब जो अवनमन कोण होता है वो ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। मतलब मान लीजिए आपकी ये एक बिल्डिंग हो गई, यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ से आप नीचे देख रहे हैं, या मान लीजिए इधर देख रहे हैं। अगर आप इधर देखना शुरू करेंगे तो ये आपकी दृष्टि रेखा हो गई, जिसे हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये दृष्टि रेखा हो गई और उसके बाद ये लाइन हो गई जिसको क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसे ही हम लोग एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, मतलब अवनमन कोण बोलते हैं। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि अवनमन कोण क्या होता है। तो जब ये यहाँ से सामने देखता है तो इसकी ये क्षैतिज हो गई, फिर ये नीचे देखना शुरू करता है तो यहाँ पर एक कोण बनता है, वो अवनमन कोण होगा जिसे 45 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। बस इतना लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इसे एक बार हम आपको इंग्लिश में पढ़ के बता देते हैं। आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग से टॉप से क्या करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर कितना है? 60 डिग्री है। फिर उसके बाद कहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब वहाँ से नीचे देखते हैं तो 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो हम लोग क्या लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई। तो माना टावर की क्या लिखेंगे हम लोग, ऊंचाई लिखेंगे। तो हमने लिखा माना टावर की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। तो ये हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी, h मीटर हो चुकी है। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसे आप A मान लीजिए, इसे आप B मान लीजिए, इसे C मान लीजिए और इसे D मान लीजिए और इसे E मान लीजिए। देखिए, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैंने बताया था कि कहीं भी अगर Z बन जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
एकांतर कोण बनते हैं बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो वाला कोण यहाँ भी होगा। इस तरीके से जो कोण ये 45 यहाँ पर बना है, ये देख रहे हैं आप, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण भी 45 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख देंगे कि चूँकि कोण ई बी और डी जो है, कोण ई बी और डी जो है वो किसके बराबर हो गया है, वो कोण जो है हमारा बी डी और सी के बराबर हो गया है। क्यों बराबर हो गया है, क्योंकि इसलिए बराबर हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसलिए बराबर हो गया क्योंकि वो क्या हो गए हैं, एकांतर कोण हो गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। देखिए अब इसे हल करना शुरू करते हैं। अगर आप त्रिभुज ए बी और ई को देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हमें नहीं पता है और ना तो हमें आधार पता है। देखिए ना तो हमें ए ई पता है ना तो हमें आधार पता है, लेकिन अगर हम लोग कुछ भी करके इसका आधार निकाल ले जाएं तो काम मेरा हो जाएगा। इसलिए अगर आप इस वाले त्रिभुज में चले, इस वाले में बी डी और सी में, तो आपका ये लंब दिया हुआ है, आधार निकाल लेंगे क्योंकि एक कोण भी दिया है। तो समझ गए आप कि अगर कोई त्रिभुज में दो चीज़ें दी हैं तो तीसरी बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज बी सी डी लिख सकते हैं या बी सी डी लिख सकते हैं या बी डी सी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा बी सी डी में क्या आप लिख सकते हैं, ये tan 45 है तो tan हमने थीटा लिखा और उसके सामने हम लोग जानते हैं लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब बटे क्या लिख दिया हम लोगों ने, आधार। अब लंब आप देख रहे हैं कि लंब की 45 के लिए लंब की वैल्यू BC है तो हमने उसको BC लिखा। आधार कितना है, CD है तो उसको हमने CD लिखा। और उसके बाद ये कितना हो गया, tan 45। आपको पता है कि tan 45 का मान 1 होता है और BC की वैल्यू जो है वो 7 दे रखी है और CD की वैल्यू हमको नहीं पता है, मतलब आधार हमें नहीं पता है। तो अगर CD को 1 से गुणा करें तो CD बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि CD की वैल्यू फाइंड हो गई है, मतलब आधार हमारा निकल चुका है। अब यदि आधार हमारा निकल चुका है तो इसका मतलब अगर हम लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग अब यहाँ पर अगर कहीं त्रिभुज बनता तो कितनी अच्छी बात होती, लेकिन ये आधार जो CD है क्या वो BE के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि जो ये चीज़ होगी वही चीज़ ये होगी। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं है। जैसे हमने कहा कि ये दो पेन हमने ऐसे खड़े कर दिए बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो इसकी और इसकी डायरेक्शन अगर नीचे वाली, देखिए ध्यान से, एक पेन मैंने ऐसे खड़ा किया, एक ऐसे खड़ा किया, अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो तभी तो वो सीधा खड़ा होगा। अगर हमने इस 90 को ज़्यादा कर दिया तो ये डायरेक्शन, ये वाली दूरी बढ़ जाएगी। और इस समय क्या है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये CD और BE आपस में बराबर हैं। कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो भी आधार है और ये भी आधार ही है। तो इस तरीके से ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई कि दोनों बराबर होंगे। अगर अब हम लोग इस वाले त्रिभुज में चले, बहुत ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज A और A के बाद कौन आया, बहुत ध्यान से देखिए, A के बाद B और E, A B और E, तो हमें एक कोण भी पता है और BE की वैल्यू भी पता है। क्या पता है, वही बताएंगे आपको, क्योंकि ये भी जितना CD है वही BE होगा। और इसको देखो ध्यान से, AE, तो अगर इसमें हम लोग देखें तो हम सारी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। जो AE की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आप मुझे बताएं, ये पूरा कितना आपने माना है, H, तो अगर H में से आपका ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब ये 7 और ये 7 घट गए, इसका मतलब यहाँ AE की वैल्यू होगी H-7। क्लियर है इतनी बात? अगर क्लियर तो मुझे बताएं कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। AE की वैल्यू क्या होगी, H-7 होगी, क्योंकि भवन की ऊंचाई जो होगी वो हम लोग अगर टावर की ऊंचाई से घटा दें तो ऊपर वाला हिस्सा हमें पता चल जाएगा कि भवन से वो कितना ज़्यादा है। तो इसका मतलब AE की वैल्यू पता चल जाएगी। इतनी की चीज़ क्लियर होगी आपकी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको पता है कि BE की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो वैल्यू बराबर होगी CD के। इसलिए हम कह सकते हैं कि BE की वैल्यू भी कितनी होगी, जितनी हम लोगों ने यहाँ पे 7 मीटर निकाली थी, क्योंकि ये आपको पता है कि ये हमारी वैल्यू 7 ही आई है और ये भी 7 है। इस तरीके से दो चीज़ें हो गई और एक एंगल पता है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए क्या लिख सकते हैं आप, tan लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एंगल है और एंगल के सामने ये लंब है और ये आधार है, तो tan लिखेंगे, लंब बटे आधार उसी में होता है। tan 45 नहीं है 60 है, तो tan 60 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लंब और लंब बटे क्या लिखेंगे, आधार। तो लंब की वैल्यू 60 के लिए हमारी कौन सी है, AE है, AE लिख दिया।
आधार की वैल्यू कितनी है, बी से लेकर ई तक है, तो हमने बी ई लिख दिया। और tan 60 का मान आपको पता है कि √3 होता है। कितनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए आप ए ई की वैल्यू कितनी है, नोट कर दीजिए, h-7 है। और बी ई की वैल्यू कितनी है आपने निकाल रखी है, ऊपर कितनी है, 7 है, और ये √3 हो गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप चाहें तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। h-7 को आप 1 से कर दीजिए तो h-7 हो गया। उसके बाद 7 को √3 से करेंगे तो 21 मत लिखिएगा, क्योंकि रूट में है वो गुणा नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद अब ये 7 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 7√3, और ये वाला 7 उधर चला गया। देखिए पढ़ाते पढ़ाते मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो 7 इसमें कॉमन ले लिया, ये हो गया √3 + 1 हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम लोगों की h फाइंड हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो टावर है, मतलब मेरा जो टावर है केबल टावर का मतलब जानते हैं ना आप, तो उसमें केबल टावर की जो हाइट है वो 7 और √3 + 1 हो गई है। तो अब यहीं से आप चाहें तो √3 का मान रख सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः द हाइट ऑफ टावर, मतलब अतः टावर की ऊंचाई, टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी आपने निकाली है, वो आपने निकाली है कितनी, 7 और √3 + 1 इतनी आपने निकाल ली है, तो होगी इतना हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहला क्वेश्चन किस तरीके से हमने आपको बता दिया है, और ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 था। इस तरीके से 12 तो कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप इसे अगर दोबारा देख लेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। अगर आपने अभी तक कॉपी पे नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से बाद में अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 से 13 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। मतलब कोई एक लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा है। तो देखेंगे आप कि ये हमने 75 मीटर ऊंचा कोई एक लाइट हाउस बना दिया है। अब यहाँ से जो जहाज़ आ रहे हैं, देखते हैं कि जहाज़ इधर से आ रहे हैं कि उधर से आ रहे हैं, पढ़ के देखते हैं। लिखा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे से ठीक पीछे है, इसका मतलब दोनों जहाज़ इस लाइट हाउस के एक ही तरफ हैं। एक जहाज़ हमने मान लिया यहाँ पर है, दूसरा हमने मान लिया कि हमारा यहाँ पर है। अब वहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और इस जहाज़ को देखता है। जब इस जहाज़ को देखेगा तो ये उसका क्षैतिज होगा, इसके बीच में कोई कोण बनेगा और उस कोण का मान हमें कैसे पता कि 30 होगा, आपको अभी बताते हैं। उसने कहा है कि 2 कोण दिए हैं, पहले को देखता है तो 30 डिग्री, दूसरे को देखता है तो 45। क्या ऐसा उस क्वेश्चन में कहा गया है? नहीं कहा गया है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन 30 और कौन 45? तो देखिए आप, जब आप इसको देखेंगे तो ये एक कोण हमने माना कि कुछ बना, फिर आप जब यहाँ से आप इसको देखते हैं तो एक कोण ये बनेगा, और ये कोण कितना होगा, ये कोण ज़्यादा है और ये वाला कोण कम है। इसका मतलब ये वाला 30 है और ये वाला 45 है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो आप देख रहे हैं कि ये बना हमारा यहाँ पे, ये हो गया Z। मतलब ये जो Z बना ना, तो ये बता रहा है कि ये एकांतर कोण है। तो ये कोण, इसका मतलब ये इधर आया और इधर गया, तो ये जो 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। और यहाँ पर ये कोण 45 है, इतना कोण 45 है, तो ये भी कितना होगा, ये वाला कोण 45 होगा, क्योंकि ये कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा, इनके नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं A, यहाँ पे लिखते हैं B, यहाँ C और यहाँ पे लिखते हैं D। अब इसे एक बार हम इंग्लिश में आपको पढ़कर बताएंगे। आप 30 नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिखा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। यहाँ से ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व मतलब देखा गया, फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, ये आपका जो समुद्र तल है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब एक शिप का जो एंगल है 30 है, दूसरे का 45 है। हमारी पहली वाली शिप यहाँ है, दूसरी शिप यहाँ है, पहला जहाज़ यहाँ है, दूसरा जहाज़ यहाँ पर है।
फिर लिखा हुआ है इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड, मतलब एक दूसरे के पीछे है, द अदर मतलब एक दूसरे के पीछे है, ऑन द सेम साइड एक ही साइड में है, मतलब हम लोग अगर ये कहता सेम साइड नहीं है अपोजिट साइड है तो हो सकता है दूसरा जहाज़ यहाँ पर होता, फिर क्वेश्चन दूसरी तरीके से लगता। तो इसलिए ये सेम साइड का बहुत बड़ा रोल है इस क्वेश्चन में। फिर लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, मतलब कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो पहला शिप है और यहाँ पे है इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इसे हमने x मान लिया और इसके बाद ये CD पड़ा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग लिखते हैं कि माना, तो उससे पहले हम लोग पहले लिखते हैं कि माना जो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेंगे, हमने मान लिया कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ए सी और डी वाले अगर त्रिभुज में चले तो ये 45 कहाँ से आ गया, आपको तो ऊपर कुछ और दिया था। तो हम लोग लिखेंगे कि ए सी डी जो एंगल है, आपका ए सी डी जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए हम पी नाम दे देते हैं, पी ए सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण है, आप रीज़न यहाँ लिख देंगे। देखिए ये सब चीज़ें लिखेंगे तो आपका अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ए सी डी हो गया और ACD की जो वैल्यू है PAC के बराबर है और PAC का वैल्यू 45 है। इस तरीके से आपको पता चल गया कि ACD वाले त्रिभुज में अगर हम लोग चलेंगे तो थीटा 45 होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो हमारा 30 वाला एंगल है, मतलब ये वाला जो एंगल है PAB, ये एंगल किसके बराबर होगा, आप कहेंगे ये PAB वाला एंगल हमारा AB और C कह सकते हैं या D कहें तो हम AB और D कह देंगे, तो AB और D के बराबर होगा। इतनी चीज़ क्लियर है। इसका मतलब एंगल ऑफ ABD किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ ABD होगा 30 के बराबर, क्योंकि ये भी है, इसमें भी क्या होगा, एकांतर कोण ही होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इनको हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे हम लोग कि हल में क्या लिखेंगे, त्रिभुज, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ए सी और डी में चलें तो हमें सी डी मिल जाएगा, और अगर सी डी मिल जाएगा तो इसका मतलब है जब बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे तो देखिए कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये वाले त्रिभुज में क्या चल सकते हैं, चल लो तो सबसे आसान, लेकिन वो त्रिभुज तभी तो चल पाएंगे जब लंब पता होगा, और जो ट्राइग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, आपके त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, वो हमेशा लंब कण और आधार पे ही फिक्स होते हैं, मतलब वो पाइथागोरियन होते हैं, मतलब पाइथागोरस से वो आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करने चाहिए। इसलिए ये जो त्रिभुज बनेगा वो हमारा समकोण त्रिभुज नहीं होगा, इसलिए हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो त्रिभुज ये हो गया ACD, त्रिभुज ACD में ऐसा हम लोग लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan थीटा इजकल टू लंब बटे क्या, लंब बटे आधार लिखेंगे। तो थीटा की वैल्यू 45 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि tan 45 इजकल टू, आप लिखेंगे 45 के लिए लंब है AD, तो हम यहाँ पर AD लिखेंगे, आधार है CD, तो हम CD लिखेंगे। आपको मैंने बताया भी था कि अगर ये 45 हो जाए तो लंब हमेशा आधार के बराबर ही होता है, इसका मतलब CD 75 ही आने वाला है। तो ये tan 45 1 हो गया, और AD की वैल्यू मुझे पता है 75, CD की वैल्यू नहीं पता, तो CD की वैल्यू हो जाएगी हमारी 75, कैंची गुणा कर दिया CD को 1 से, तो ये CD बराबर इतने मीटर हो गया। इतनी चीज़ कंफर्म हो गई है कि ये CD निकल गया है। अब A, B और D में चले, फिर लिखेंगे कि त्रिभुज, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुनः, पुनः का मतलब अगेन, क्या किया, त्रिभुज ABD में, ABD में, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए कुछ बच्चों के मन में होगा कि यहाँ पर ABD क्यों लिखा, ABC नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे, यू कैन डू इट, बट आपको पूरा समकोण त्रिभुज वाला लाइन ही लिखना है, इसलिए D लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए ABD में आप लिखेंगे tan थीटा बराबर, फिर आप लिखेंगे लंब बटे आधार, और उसके लिए भी लंब वही होगा क्योंकि इस त्रिभुज के लिए लंब वही होगा, मतलब ये AD हो जाएगा। और आधार क्या होगा, बहुत बड़ी बात है, B से लेकर D तक आधार होगा, और B से लेकर D तक में आपकी दो चीज़ें आ चुकी हैं। तो पहले थीटा लिख दीजिए, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 लिख दिया।
अब AD की वैल्यू 75 और tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब अगर BD को देखें ध्यान से आप, तो B से लेकर D तक आपका X भी है और उसमें CD भी जुड़ा हुआ है और CD की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। इसका मतलब BD जो है X प्लस CD होगा और CD की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं। क्या होगा, आपने निकाला है X, फिर X और CD की वैल्यू 75 निकाली है और 1/√3 कैंची गुणा कर दिया जाए। इसका जब इससे करेंगे तो कितना आएगा, जो आपका लिखा हुआ है वही आ जाएगा। इसका मतलब कितना वैल्यू आ जाएगा, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो x प्लस 75 आ जाएगा और इसको इससे करेंगे तो फिर कितना आएगा, फिर उसका आएगा √3x। तो पहले हम इसको ही कर लेते हैं, तो √3x हुआ और उसके बाद इसको इससे कर लें तो x प्लस 75 हो जाए। कुछ भी आप कर सकते हैं, पहले x इसमें है और इसमें भी है तो इस वाले x को इधर ले आओ, √3x माइनस x बराबर 75। इन दोनों में कॉमन ले लिया x, आपका बचा अंदर क्या, √3 माइनस 1, क्योंकि उससे x निकल चुका है, बराबर कितना 75। तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई कि x से अब ये √3 माइनस 1 जुदा होकर नीचे चला जाएगा। तो इस चीज़ से ये क्लियर हो गया कि x इक्वल टू क्या हो गया, 75/√3 माइनस 1। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर अपॉन में कभी रूट नीचे आ जाए तो आप क्या करेंगे, जो नीचे लिखा हो उसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, मतलब रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे। इसका मतलब हम लोग क्या करें, 75/√3 माइनस 1 और ऊपर नीचे √3 + 1 से ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर दें। तो ऊपर वाला गुणा मत कीजिए, आप ऐसे ही नोट कर दीजिए वरना आपको थोड़ा सा ज़रूर प्रॉब्लम होगी। तो ये √3 + 1 कर दिया और उसके बाद इसको देखिए ध्यान से, तो √3 माइनस 1 √3 + 1 फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या करेंगे, a² माइनस b² लिख देंगे। क्या हो जाएगा, a² माइनस b² मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि 75 हो गया और √3 + 1 हो गया और इससे मिला 3, इससे मिला 1, मतलब हो गया 75 और उसके बाद ये हो गया √3 + 1 और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बटे में 2। तो अगर इतना आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है और नहीं आ रहा है तो आप यहीं से छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपने निकाला कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, नीचे आप लिख लीजिएगा, अतः ये मीटर सामने लिखिएगा, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, 75/2 √3 + 1 होगी। ऐसा आप अपनी कॉपी पे इसके नीचे लिख लीजिएगा, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75/2 √3 + 1 मीटर होगी। ऐसा आप लिख लेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर 75/2 √3 + 1। तो ऐसे आप कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए, आप यहाँ पे इतना क्वेश्चन मैंने 13 आपको बता दिया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका 14 है उसकी बात करते हैं और उसके बाद फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि जो 2 क्वेश्चन अभी रह गए हैं उनको बताने की मेरे अंदर अब ज़्यादा हिम्मत नहीं है, क्योंकि आवाज़ में एक तो ऐसे ही प्रॉब्लम है और जब ज़्यादा बोलते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, लिखा है 1.2 मीटर लंबी लड़की, मतलब 1.2 मीटर आपकी लंबी लड़की है। तो ये हो गई लंबी लड़की, 1.2 मीटर लंबी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है और ये लड़की क्या करती है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे 2 गुब्बारों को देखती है। इसका मतलब डायग्राम बनाकर भी इन्होंने दिया है, लेकिन हम आपको बताएंगे। ये आपका क्षैतिज हो गया, ये भूमि हो गई। इससे कितने ऊपर गुब्बारे उड़ रहे हैं, 88.2 मीटर ऊपर गुब्बारा एक कोई उड़ रहा है। लेकिन क्या दोनों गुब्बारे एक ही जगह हैं, पढ़कर देखते हैं। फिर लिखा है कि किसी भी क्षण, मतलब कोई भी एक ऐसा समय ले लिया गया है, लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ से लड़की यहाँ से देखती है, लड़की की आंखें पैर में नहीं होंगी, उसकी आंखें सर के पास होंगी। इसका मतलब लड़की यहाँ से देखती है तो उसकी आंखों का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसकी बात क्लियर हो गई कि ये कोण 60 डिग्री अगर आपने बनाया तो गलत हो जाएगा। आपको 60 डिग्री कितना रखना है, आपको ये क्षैतिज बनाना है और तब आपको 60 डिग्री कोण यहाँ पर रखना है। देखिए, बहुत ध्यान से अगर आप इसको समझेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। अब आगे पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। फिर लिखा है कि
कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब वो बलून उड़ रहा है। और अगर अब देखिए, क्वेश्चन तो आप कहीं से, गाइड से, कहीं से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो हम आपको अब बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो बलून था वो कहाँ जाएगा। अगर ये बलून इधर आएगा, बहुत ध्यान से देखना, अगर ये बलून इधर आएगा तो इसका मतलब है इसकी आँखों के का कोण बढ़ जाना चाहिए। समझ में आ रही बात। और जो कि घट जाता है, इसका मतलब बलून उधर जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, हम ऐसे देख रहे हैं, आप मेरे सामने खड़े हैं, आप मेरे सामने से दूर होते चले जाएंगे तो इसका क्या मतलब है, मेरी आंखों की दृष्टि थोड़ा सा नीचे होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, क्योंकि वो फिर आप बिंदु की तरह हो जाएंगे, स्ट्रक्चर आपकी बिंदु की तरह हो जाएगी। इसका मतलब ये जो लड़की थी, इसका जो बलून था इधर नहीं आ रहा था, उधर जा रहा था। इसका ये मतलब हुआ ये बलून उड़ते उड़ते, देखिए ये पहला बलून है, यहाँ पर एक हम बलून बना देते हैं, ऐसे देखिए बलून बना दिया हमने, यहाँ पे उड़ रहा है। अब उड़ते 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 यहाँ पहुँच गया। अगर यहाँ नहीं, यहाँ पहुँच जाए तो क्या होगा, आप खुद ही सोचिए, कोण बढ़ जाएगा, जबकि कह रहे हैं कि कोण घट रहा है। इसका मतलब ये बलून पहुँच गया यहाँ। अब यहाँ अगर बलून पहुँच गया है तो इसका मतलब वो यहाँ से देखना शुरू करेगी, है ना, समझ में आई बात। और जब यहाँ से देखना शुरू करेगी तो ये 30 डिग्री, क्या ये बातें कोई आपको बताएगा, ज़रा मुझे बताइए। आप इसको गाइड से तो देख लेंगे क्वेश्चन को कि ये कोण 60 हो गया, डायग्राम बनाई है, लेकिन मान लो एग्जाम में आ जाओ डायग्राम ना बना हो, तब आप कह दें गुब्बारा उधर नहीं जाएगा, मेरा गुब्बारा तो इधर आएगा। समझ में आ रही बात कि उधर ही जाएगा तभी कोण घटेगा, इधर आएगा तो कोण बढ़ेगा। अब बात समझ में आ गई होगी। अब ये लड़की को हम लोग इसको 36 से मिला देते हैं। इसका मतलब ये आप ऐसे ब्लैक पेन से ही बना लीजिएगा, जो भी आपके पास पेन हो। अब हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, क्वेश्चन क्या होने वाला, बस करते चले गए, कोई बात नहीं। इसको हमने मिला दिया। अब लास्ट में इन्होंने क्या पूछा है, पढ़ लेते हैं। कहा है दोनों इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। मतलब गुब्बारा जब यहाँ था तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मतलब हमें ये वाली दूरी निकालनी है। तो आप खुद ही बताइए, ये वाली जो दूरी होगी क्या इस वाली दूरी के बराबर नहीं होगी। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगी। इसका मतलब ये दूरी हमको निकालनी है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आया करें। देखो ज़रा क्या करते हैं, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना। देखिए ध्यान से, इतना जो कोण है ये 60 है और जो इतना कोण है ये 30 है। अब क्या किया मैंने किया ऐसे बना दिया। अब हम लिखते हैं माना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माना गुब्बारों के बीच की दूरी, माना गुब्बारों के बीच की दूरी, बीच की क्या दूरी, कितनी दूरी हो गई, x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। तो अब इनका नामकरण हो जाए, ए बी सी हो गया, यहाँ डी हो गया, ये ई हो गया और ये हम लोग एफ मान लिया। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। और उसके बाद अगर चाहें तो इनको कोई, चलो ठीक है मान ही लेते हैं, क्या हो गया, सी हो गया, डी एफ हो गया और इसको एफ, इसको हमने जी मान लिया और इसको एच मान लिया। बढ़िया, अच्छे से बताएंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग इस वाले त्रिभुज में चले, देखिए ध्यान से ज़रा, इस वाले, और हाँ ये कितने ऊंचे ऊपर थे, ये यहाँ से यहाँ तक 88.2 था। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे, देखिए अगर मुझे FH की वैल्यू निकालनी पड़े तो FH किसके बराबर होगा, AG के बराबर होगा। FH हमेशा AG के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो लड़की है अगर यहाँ आ जाए तो इसका मतलब इतनी दूरी लड़की की होगी। समझ रहे ना, हाइट उसकी। अब 88.2 में लड़की की हाइट को घटा दो। इसका मतलब अगर FH की वैल्यू निकालनी है, AG की वैल्यू निकालनी है, तो आपको जो पूरी दूरी है 88.2 में से आपको ये लड़की वाली घटानी पड़ेगी 1.2। घटा दीजिए, 87.0 आएगा तो आप उसको 87 लिख सकते हैं। इसका मतलब FH की वैल्यू कितनी आ गई, 87। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 87 मीटर हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये वाला भी कितना होगा, 87 ही होगा, आपको पता है, जो इतना वो इतना। अब अगर हम लोग इस वाले त्रिभुज में चले, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस कठिन नहीं है, डायग्राम समझ लो, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्या करें, इस वाले अगर त्रिभुज में हम लोग चले तो ये मुझे पता है, ये हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि ये हमें एंगल पता है, और जब ये निकाल लेंगे तो वही ये होगा, और जब ये होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये है वही ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, ये मुझे पता है ये वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो ये होगा ना,
ये होगा x हो, वही क्या होगा, वही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, ये फाइंड हो जाए तो x प्लस ये आधार हो जाएगा, x में ये जोड़ेंगे आधार। बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं, चलो करते हैं पहले, है ना। क्या करते हैं, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, ABG, त्रिभुज ABG में ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABG में क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे tan, कितने का एंगल है, आप कहेंगे 60 का, तो हमने 60 लिखा, tan 60 इक्वल टू AG, लो जी AG, अब AG बटे क्या, BG, AG बटे BG, अब BG फाइंड हो जाए किसी तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, tan 60 का मान √3 लिखा, AG का मान 87 है तो 87 लिखा, क्योंकि आपको पता है जो FG है वही AG है, लिख देंगे, क्योंकि FG किसके बराबर था, AG के बराबर था, तो हमने लिख दिया। अब BG क्या है नहीं पता है, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। दिख रहा है ना वहाँ से, ये BG लिखा हुआ है, ना दिखे तो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये BG हो गया। अगर BG की वैल्यू निकालें तो 87 बटे √3 आएगा, कितना आएगा, अगर BG की वैल्यू को निकाला जाए तो 87 बटे √3, तो यहाँ से हम BG की वैल्यू निकालते हैं, BG बराबर कितना आएगा, 87 बटे √3, तो √3 से ऊपर नीचे चाहो तो गुणा कर दो, तो हम क्या करते हैं, BG बराबर 87 √3 और √3 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, तो ये नीचे हो गया 87 √3 और ऊपर हो गया, नीचे हो गया 3 से इसको काट दिया, 3 दूना 6, 2 बचे, 3 9 27, 29 √3, इसका मतलब जो हमारा BG था वो 29 √3 आ गया है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मुझे फाइंड हो चुका है, अब इसको अगर जोड़ दें तो त्रिभुज FBH में चलें, कहाँ चलें, त्रिभुज FBH में चला जाए, FB और H में क्या किया जाए, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लंब है ना, तो हम लोग लिखेंगे tan, और इस बार एंगल कम हो गया है, tan 30 बराबर FH लिखा, और FH बटे में क्या लिखेंगे, B से लेकर H तक, तो मतलब BH, लेकिन FH की जो वैल्यू है वो 87 है, तो हमने इसको 87 लिखा, दिख रहा है ना। उसके बाद जो BH है, BH क्या है, देखिए B है और H है, इसमें दो चीज़ें हैं, BG प्लस GH मतलब X, तो हमने इसको लिखा BG प्लस X, और tan 30 का मान तो पता ही है आपको। अब देखिएगा ध्यान से, इधर करते हैं, 1 बटे √3 और उसके बाद ये हो गया 87, BG की वैल्यू अभी निकाली थी 29 √3, बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन, कठिन कुछ नहीं है, और बटे में क्या x। अब इनको कैंची गुणा करो, इनको इससे कर दो, जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो 29 √3 प्लस का x, और इनका जब इससे गुणा करेंगे तो 87 √3 आएगा। अब क्या किया हमने, ये जो √3 था ना उधर लेके चले गए, तो इसका मतलब 87 √3 माइनस 29 √3 हो गया। अब 87 में से 29 को आप घटा दीजिए, तो जैसे ही आप 87 में 30 घटाएंगे आपका होगा 57, और 57 मतलब एक ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा हमने घटा दिया तो हो गया 58। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 58 √3 मत घटा के लिख दीजिएगा कि केवल 58 बचा, गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, x बराबर 58 √3 मीटर हम लोग लिख देंगे। अतः गुब्बारों के बीच की दूरी, बीच की क्या दूरी, कितनी दूरी हो गई, 58 √3 मीटर होगी। देखिए अब ये क्लास हम अपनी यहीं पर करेंगे समाप्त, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से थोड़ा सा ज़रूर छोटी क्लास है, लेकिन फिर भी आधे घंटे से ज़्यादा हो चुकी है। अब अगली क्लास में बचे हुए दोनों क्वेश्चन समाप्त करेंगे, और उसके बाद आप यदि एग्जाम्पल भी बताएंगे उसके बाद हम कुछ, और उसके बाद हम आपकी सेकंड एक्सरसाइज जो है वो उसको हम लेकर चलेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहें तो पूरी एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल, ये वीडियो समाप्त होने के बाद तुरंत ही आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं, पेज नंबर बता सकते हैं, या आप फ़ोटो खींच कर ही भेज सकते हैं। तो यदि वीडियो ये जो है आप देखने के बाद तुरंत मुझे भेजेंगे तो हम आपको वो क्वेश्चन ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए हो सके तो आप ज़रूर मुझे भेजें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और बहुत मेहनत करें ताकि बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ। हमारी तरह बस गला मत ख़राब करें। धन्यवाद।